हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज अ कंट्रोल सिस्टम। ये वीडियो आपके गेट आईएएस और अदर पीएसयू एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने माय एकेडमी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे गेट आईएएस पीएसयू और एसएससी सभी एग्जाम के आपके वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ कंट्रोल सिस्टम? Basically, control system is that means by which any quantities of interest is maintained or altered according to desired manner. Control system is derived from the name is called system and plus controller. And what is a system? The next topic है what is a system. System means the of transferring a signal means a transforming a signal. If the graphical representation, suppose कीजिए कोई सिस्टम है, this is a system and a graphical representation of the system सिस्टम है। अगर आप कोई इनपुट अप्लाई कर रहे हैं xt एंड इनपुट सिग्नल इज आल्सो नोन एज एक्साइटेशन और फोर्सिंग फंक्शन एंड और कॉज और थ्रू वेरिएबल। ये सभी नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम जब हम स्टडी स्टेट एरर देखेंगे वहाँ पे ये सभी एक्साइटेशन और फोर्सिंग फंक्शन, कॉज और थ्रू वेरिएबल, या एग्जाम में भी इस नाम से आपको इनपुट मिल सकता है। एंड yt इज डिनोटेड टू द आउटपुट एंड आउटपुट इज ऑल्सो नोन एज आउटपुट सिग्नल और रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम या रेस्पॉन्स and effect or across variable. These are the name of the output signal means response, effect और across variable। ये सभी चीज आप याद रखिएगा। एंड दिस इज द सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है जैसे कि सिस्टम कुछ भी हो सकता है, यानी कि अगर आपने xt सिग्नल दिया, अगर सिस्टम मल्टीप्लायर है तो वो क्या करेगा, कोई भी आपको ए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता, आउटपुट आपको मिल जाएगा ए xt। अगर वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेटर है, अगर सिस्टम इंटीग्रेटर है तो क्या करेगा, आपको xt को इंटीग्रेट कर देगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा yt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ xt। अगर डिफरेंशिएटर है सिस्टम तो डिफरेंशिएट कर देगा इनपुट को। तो मेनली इन जो आपका सिस्टम होता है वो आपका कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर। और अगर हम टाइम डोमेन में की बात कर रहे हैं, अगर हम सिग्नल सिस्टम है और अदर सब्जेक्ट जैसे कि हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करें तो वहाँ डिफरेंस इक्वेशन जैसे वर्क करेगा। तो इस सिस्टम का आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आउटपुट इज अगर यहाँ पे आप देखें तो आउटपुट जो है वो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द इनपुट है, यानी ट्रांसफर फंक्शन इज आउटपुट बाय इनपुट ऐसा और डिराइव कर लीजिए, यानी आउटपुट इज इक्वल टू ट्रांसफर ऑफ द इनपुट मीन्स yt इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द xt। एंड अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आपका तीन तरह के आ जाएंगे। फर्स्ट आ जाएगा एल्जेब्रिक इक्वेशन, यानी आपका आउटपुट होगा वो एल्जेब्रिक इक्वेशन में हो सकता है। सेकेंड में हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन और थर्ड में हो सकता है डिफरेंस इक्वेशन।
तो आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन इक्वल टू मान लीजिए वाई टी इक्वल टू आ गया 2xt + 3, ये हो गया आपका एल्जेब्रिक इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है dy/dt इक्वल टू dx/dt + 3, इस टाइप से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। और डिफरेंस इक्वेशन जो होगा वो आपका डिस्क्रीट सिग्नल के लिए, तो सपोज कीजिए yn इक्वल टू xn-2 + xn + 3 इंटू xn + 4, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस इक्वेशन। हमने देखा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम में 3 पार्ट आते हैं आपके। एक आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, जो हम इसके बाद लेक्चर में हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें आपको गेट आईएएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और पीएसयूज में भी, और बीटेक के स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा। और सेकंड होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। आपके गेट के स्टूडेंट के लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन और पीएसयूज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ब्लॉक डायग्राम का भी क्वेश्चन आता है तो हम उसे सिग्नल फ्लो में कन्वर्ट करके और 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, और हमारा टाइम बचत हो जाता है गेट एग्जाम में। और गेट एग्जाम भी ये बात जानता है कि आप ब्लॉक डायग्राम हम देंगे तो आप सिग्नल फ्लो से उसे यूज करके आप आउटपुट निकाल देंगे, इसीलिए वो सिग्नल फ्लो ही दे देता है ज़्यादा टाइम में। अगर देता भी है ब्लॉक डायग्राम में तो हम उसे सिग्नल फ्लो में कन्वर्ट कर लेंगे। और सिग्नल फ्लो में मेसन्स गेन लूप फार्मूला जो होता है उसके हेल्प से हम इसको पढ़ते हैं सिग्नल फ्लो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सिग्नल फ्लो। और थर्ड होता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या मैकेनिकल नेटवर्क, अगर सपोज कीजिए कि आपके पास एनी सिस्टम दिया हो, तो अगर किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो, ये हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, और इसे कह सकते हैं स्टेट मॉडल। जो हमने स्टेट मॉडल या स्टेट स्पेस एनालिसिस, यहाँ पे स्टेट मॉडल लिखा हुआ है, हमने डिस्कस कर लिया है। और ट्रांसफर फंक्शन मॉडल को हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, और ये आपको एनालिसिस इसका करेंगे हम। ओके, तो देखते हैं कि हम सिस्टम से हम क्या क्या डिटरमाइन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, जिसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप डिटरमाइन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम, नेमली आप नोट डाउन कर लीजिए। जो हम डिटरमाइन करेंगे सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक को, वो होगा स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स। आप हेडलाइन लिख लीजिएगा कि टू डिटरमाइन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम, नेमली स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स, स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, सॉरी, थर्ड में है स्पीड, एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम, etc. द सिस्टम must be represented in the standard form, और जो आपके देयर आर 3 स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, यानी जो आपके 2 रिप्रेजेंटेशन होंगे स्टैंडर्ड। फर्स्ट ये है कि ट्रांसफर फंक्शन मॉडल होता है, सिस्टम में आप पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, जो कि हम ओनली फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, हम सिर्फ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर फंक्शन। सेकेंड जो होता है स्टेट स्पेस एनालिसिस, या कहेंगे स्टेट मॉडल फॉर एनी सिस्टम,
जिन्होंने स्टेट स्पेस एनालिसिस मॉडल का फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि ट्रांसफर फंक्शन और स्टेट मॉडल में क्या डिफरेंस है, आखिर हम स्टेट मॉडल क्यों यूज कर सकते हैं। मैंने आप बताया था कि ट्रांसफर फंक्शन का कुछ लिमिटेशन है जो कि सिर्फ LTI सिस्टम के लिए और इनिशियल कंडीशन 0 पर हम वर्क करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन में काम करते हैं। बट स्टेट मॉडल में कोई कंडीशन नहीं है, वो किसी भी सिस्टम के लिए, और आपको इनिशियल कंडीशन 0 होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें हम किसी भी इनिशियल कंडीशन या कोई भी हम कंडीशन में इसको देख सकते हैं। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ में चल रहा हूँ क्योंकि इसे जो आपको इंपॉर्टेंट है वो मैं बोल दे रहा हूँ, आप इसे थोड़ा सा नोट डाउन करते जाइएगा। बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट to the Laplace transform of the input signal if the all initial condition are 0. All initial condition 0। ये हम मॉडल फर्स्ट की बात कर रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में LTI सिस्टम के लिए। बट अगर हम स्टेट स्पेस एनालिसिस की बात करें तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ट्रांसफर फंक्शन का जो फार्मूला लिखाया था, शायद आपको याद हो, मैंने लिखाया था का SI माइनस A का इन्वर्स B टू C प्लस D। ये आपके स्टेट मॉडल का ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन था। ABCD जो था आपका, ये सभी मैट्रिक्स थे, सिस्टम मैट्रिक्स, इनपुट मैट्रिक्स एंड आउटपुट मैट्रिक्स एंड D द ट्रांसफर मैट्रिक्स। तो वहां पे आपने देखा था क्या कि जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स निकाल रहे थे और भी सिस्टम, तो वो हमें इनिशियल कंडीशन 0 होने की कोई पाबंदी नहीं थी। तो ये ट्रांसफर फंक्शन मॉडल और स्टेट मॉडल में यही डिफरेंस है। ये आपका टोटल रेस्पॉन्स जो होता है वो 0 इनपुट रेस्पॉन्स प्लस 0 स्टेट रेस्पॉन्स यानी ZIR और JSR। ये 0 इनपुट रेस्पॉन्स और Z स्टेट रेस्पॉन्स के बारे में हम पूरा डिटेल में सिग्नल सिस्टम में डिस्कस करेंगे कि जब 0 इनपुट रेस्पॉन्स निकालते हैं तो उस समय क्या इनिशियल कंडीशन हम 0 ले लेते हैं, और जब 0 स्टेट रेस्पॉन्स निकालते हैं तो उस समय हम इनपुट सिग्नल 0 ले लेते हैं। यानी कि जब हम 0 इनपुट रेस्पॉन्स यानी कि ZIR जब कैलकुलेट करेंगे, सिग्नल सिस्टम का ही पार्ट है, इसमें सभी सब्जेक्ट क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, तो सभी को ऐसे हमें पढ़ाना पड़ता है कि ताकि आपको समझ में आ जाए, और पूरी सिलेबस को भी कवर करना होता है। तो ये समझ लीजिए कि 0 इनपुट रेस्पॉन्स होता है, उसको हम कैलकुलेट करते वक्त हमें ऑल इनिशियल कंडीशन 0 हम ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। बट अगर 0 स्टेट रेस्पॉन्स अगर फाइंड आउट करना है तो आपको इनपुट सिग्नल हम 0 ले लेते हैं, और दोनों को हम कैलकुलेट करने के बाद हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल रेस्पॉन्स यानी आउटपुट मिलता है, यानी इफेक्ट जो आपके नाम है आउटपुट का, आउटपुट या रेस्पॉन्स या इफेक्ट, तो ये हमें मिलता है। और जो स्टेट जो आपका ये एनालिसिस करते हैं उसका 2 पार्ट है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स। तो आपको ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स आपको पता ही है कि पूरा हम नेटवर्क में भी पढ़ता है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, और स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स जो है वो हम इसी सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, स्टडी स्टेट एनालिसिस के नाम से ये टॉपिक है पूरा। आपको ये बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एवरी ईयर 2 मार्क्स के मिनिमम फिक्स होते हैं क्वेश्चन इस टॉपिक से। तो चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ी सी कुछ और फार्मूला। ट्रांसफर फंक्शन जो होता है, अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है किसी भी सिग्नल का, तो लैप्लास, अगर इम्पल्स रेस्पॉन्स अगर आपको दिया रहा है उसका लैप्लास ट्रांसफर आप ले ले तो उसे ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। और ट्रांसफर फंक्शन का एक और फार्मूला जो हमने अभी लिखाया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आउटपुट सिग्नल टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट सिग्नल, बट कंडीशन इज ऑल इनिशियल कंडीशन आर 0, ऑल इनिशियल कंडीशन 0। और अगर आप इम्पल्स रेस्पॉन्स अगर फाइंड आउट करना है, अगर ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, आपको इसका इन्वर्स लाप्लास ले लेंगे तो आपको इम्पल्स रेस्पॉन्स मिल जाएगा। सपोज कीजिए कि आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना हो, और ट्रांसफर फंक्शन जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट सिग्नल टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट सिग्नल, और आपको पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हमें निकालना ऑल इनिशियल कंडीशन 0, तो सपोज कीजिए आपका इनपुट सिग्नल डेल्टी है, ओके, तो आउटपुट ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेल्टी, और डेल्टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 होता है, तो आपका सीधे जो आउटपुट आ जाएगा वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इम्पल्स रेस्पॉन्स।
यानी कि इसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट, इसको हम बोलेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स, क्योंकि इम्पल्स सिग्नल हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बेसिकली डेल्टी जो होता है ये इम्पल्स ही तो होता है, इम्पल्स कि हम एक्स इक्वल टू 0 पे हम एक सिग्नल देते हैं ए, तो ये इम्पल्स सिग्नल होता है, तो ये आपको मिलेगा इम्पल्स रेस्पॉन्स ट्रांसफर फंक्शन का। अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन, अगर स्टेप रेस्पॉन्स अगर हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि हम इनपुट सिग्नल को यूटी अगर हम प्रोवाइड करा दें तो स्टेप रेस्पॉन्स हमें मिलता है। स्टेप रेस्पॉन्स क्या होता है, आपका यूटी इक्वल टू स्टेप सिग्नल होता है, इसलिए स्टेप रेस्पॉन्स इसे कह दिया गया। तो ये हो गया आपका यूटी, और यूटी का जो लाप्लास होता है वो होता है एस, 1/s होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द यूटी इज इक्वल टू 1/s। आपको लाप्लास निकालना आता होगा, -∞ to ∞ xt e के पावर -st इंटू डी टी। यहाँ पे यूटी इक्वल टू रख लीजिए, यूटी का जो ग्राफ है 0 to ∞ कर लीजिए, e के पावर -st को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/s आ जाएगा। तो ये आपका 1/s आएगा, और ये आपका मतलब कि ऐसे आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द स्टेप रेस्पॉन्स बाई 1/s, ये ऊपर s जाएगा तो ये s इंटू हो जाएगा। और ट्रांसफर फंक्शन आप अगर हम t इंटू यू टू अप्लाई करें, यानी कि ऐसे सिग्नल अगर हम प्रोवाइड कराएं, रैंप सिग्नल, बेसिकली रैंप है ये, रैंप सिग्नल प्रोवाइड करें तो ये होता है एल आर, यानी रैंप बोल सकते हैं आप, रैंप रेस्पॉन्स। ये आपका t इंटू यू टी हो गया, इसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो t इंटू यू टी का होता है 1/s², यानी s² लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर आर। अगर उसी तरह आप पैराबोलिक इनपुट देंगे, t² देंगे, तो अगर आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, ये बेसिकली छोटी छोटी बातें हैं जो कि आगे आपको हेल्प करेगा आपको कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरीके से समझने के लिए। ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल होगा आगे, आप देखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब पैराबोलिक सिग्नल बेसिकली ऐसे होता है, आपको पता है y = x² अगर बात करें तो ये मान लीजिए कि आपका t² ut, बट कंट्रोल सिस्टम में t²/2 द स्टैंडर्ड सिग्नल माना गया है पैराबोलिक के लिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका हो जाता है SQ, इसका SQ हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पैराबोलिक रेस्पॉन्स टू द कुछ नहीं, यहाँ ये 1/2 है तो मैंने 2 को नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है। मान लीजिए 2/2 से यहाँ पे डिवाइड होगा तो बस एक स्टैंडर्ड रूप हमने लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, देखिए किसी भी कोई भी आपके पास सिस्टम है तो उसमें एक कंट्रोल सिस्टम का क्या रोल हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पावर प्लांट है, ये आपके प्लांट है जो कि प्रोसेस, इसे कह सकते हैं प्लांट और भी बोल सकते हैं प्रोसेस कोई प्लांट है। हमने इसमें कोई सिग्नल, अपने एक्चुअल सिग्नल एस अप्लाई किया, तो उसका जो कंट्रोलर आउटपुट मिलेगा वो आपका आउटपुट अब क्या करेगा, ये जो आपको सेंसर है या फीडबैक एलिमेंट का है, या फीडबैक एलिमेंट के जगह सेंसर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सेंसर क्या करेगा, इसे यहाँ पे ले जाएगा और इनपुट RS से जो हमने कमांड दिया है, रेफरेंस इनपुट दिया है, उसको मतलब कि हमने यहाँ पे RS = इनपुट हमने प्रोवाइड किया। प्रोवाइड करने के बाद यहाँ कंट्रोलर है, कंट्रोलर क्या करेगा, आपको पास करेगा और एक्चुअल सिग्नल यहाँ आएगा जो कि प्लांट को मिलेगा, और प्लांट क्या करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अब हम आउटपुट सेंसर और फीडबैक के से हम इसे कंपेयर करेगा। यहाँ पे कंपेयर करने के बाद क्या होगा, जो हमने कंट्रोलर को इनपुट दिया था RS और ये फीडबैक जो आया, इसे ये कंपैरिजन करेगा। अगर इसमें एरर डिटेक्शन होता है तो वो बताएगा कि एरर है सिस्टम, और इसके कंट्रोलर एक्शन लेगा इस पे। तो बेसिकली आपको अगर मैं बात करूं इसका जनरल प्रोसेस, टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनी कंट्रोल सिस्टम इंश्योर दैट द कंट्रोल वैल्यू इज सेम एज अ कमांड। यानी कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो कंट्रोल वेरिएबल जो है वो सेम एज कमांड को हो। यानी कि जो हमें कंट्रोल वेरिएबल मिला, ये फीडबैक, वो कमांड हमने दिया है RS या रेफरेंस इनपुट का है या कमांड का है, उसके इक्वल हो। बट इफ द एनी डिस्टर्बेंस आर taking a place, then the control system device from its behavior to restore the control system to actual behavior and in an element called as a sensor। लेकिन अगर कोई भी डिस्टरबेंस होता है प्लांट में, तो ये जो आपका सेंसर है वो आपको, सेंसर है या फीडबैक एलिमेंट है, ये आपको फीडबैक देगा कंट्रोलर को, जो कि
इसे बेसिकली सेंसर टू इंट्रोड्यूस इन द कंट्रोल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ विच एरर इज रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम कंपेयर टू गिवन इनपुट कैन बी रिड्यूस। यानी कि जो आपका सेंसर आपका आउटपुट मिला था उसको आप देगा आपको कंट्रोलर को, कंट्रोलर ये चीज़ को डिसाइड करेगा कि कितना एरर है, उसके बाद हम सिस्टम को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो थ्रू द a sensor or the feedback element is introduced in the control system to reduce the error। यानी हम कह सकते हैं कि सेंसर जो होगा वो रिड्यूस एरर इसे हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कितना एरर है। सिस्टम रिड्यूस द एरर इन द रेस्पॉन्स ऑफ इफेक्ट सेवरल अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम। मतलब और भी हमारे जो एरर है कैरेक्टरिस्टिक, जो भी हमने अभी बताया था कि रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम और स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी, बैंडविड्थ, सेंसिटिविटी, कुछ भी अगर एरर आता है तो वो इस चीज़ को डिटेक्ट करेगा और हम उसको एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। टू डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विद द सेंसर कैन नॉट बी रेक्टिफाइड एंड दिस कॉज परमानेंट एरर। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस अगर आता है प्लांट और प्रोसेस में, प्लांट हमने नाम दे दिया, बेसिकली कोई सिस्टम हो, प्रोसेस हो रहा है, ऐसा नहीं कि प्लांट ही हो, कोई भी सिस्टम हो, कंप्यूटर भी हो, एक तरह का प्रोसेस ही हो रहा है। तो अगर इसमें कोई भी ऐसा एरर आ जाए जिससे सेंसर जो है वो रेक्टिफाई ना कर पाए, वो पता ना लगा पाए, उसको रिमूव ना कर पाए, उसे रिड्यूस ना कर पाए हम, तो इसका मतलब परमानेंट एरर आ गया है। और परमानेंट एरर इन द ओवरऑल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। और आपको मैं इसमें कंट्रोल सिस्टम की बात करें, कंट्रोल सिस्टम बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, या कहे नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। यानी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम या नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, यानी कि मान लीजिए कोई हमने ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हुआ, ये आपका सिस्टम है, हमने एक्सटी इनपुट अप्लाई किया, ये आपका आउटपुट मिला, इसमें कोई फीडबैक नहीं है। तो अगर हमने कुछ भी इनपुट दिया और हमारे आउटपुट पे जो भी मिला आउटपुट, तो हमें नहीं पता चलेगा कि कितना एरर है, क्या इसकी इसमें क्या डिफ़ॉल्ट है, मतलब कि क्या एरर आए हैं, या जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक है सिस्टम का, जैसे स्टेबिलिटी या बैंडविड्थ या गेन, एक्यूरेसी, स्पीड, हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमें आउटपुट मिल जाएगा और इनपुट हमने जो भी दिया, अगर इनपुट मान लीजिए 10 दिया और सिस्टम क्या करिए 2 डिक्रीज कर दिया और हमें 8 मिला, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 10 दिया गया था। अगर हमारे पास फीडबैक होता तो हम इसे कंपेरिजन करते, तो अब बताते कि दो इसमें एरर है। इसे हम कहते हैं मैन मशीन, इसे याद रखिएगा, मैन मशीन कंट्रोल सिस्टम। ये आपके ईएस एग्जाम में इस नाम से भी क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं कि मैन मशीन सिस्टम कौन से होते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम या नॉन, ये पीएसयू में पूछा गया है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम या नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। नॉन फीडबैक मतलब इसमें कोई फीडबैक नहीं गिवन है, ओपन है। दूसरा होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम या कहें फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, इसे कहते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। यानी कोई भी सिस्टम जो ऑटोमेटिक चल रहा हो वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है या फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन हमारे लिए बेनिफिट है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है कि क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल होता है। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यानी नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, इट मीन्स द नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम एंड द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।